आज की जनरेशन कोरियन स्किन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। कोरिया में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। सबसे कॉमन प्रोसीजर्स हैं और एंड लड़कों के लिए हिंदुस्तानी है जिसको खुद का मोल समझ में नहीं आया। जो गोरे हैं वो जाके बताओ टैनिंग सैलून में बैठे हुए हैं ताकि हर एक इंसान जो है वो किसी भी एज का हो उसको अच्छा दिखना है फोटोज में। This 26-year-old had got so used to putting filters on his face, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने नॉर्मल अनफिल्टर्ड फेस को लेके अपने दोस्तों के बीच में कैसे जाए। स्किन रूटीन इज नॉट फॉर मेल्स। ज्यादातर फीमेल्स जो है उनका डे टू नाइट का एक स्किन रूटीन होता है। आदमी का तो एक साबुन कोई मिल गया उससे मुंह धो लो। चमड़ी अगर है वो मुझ पे लगे या किसी औरत पे है तो चमड़ी Right. उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। If I talk about acid attack survivors, एसिड हिंदुस्तान में बड़े आराम से मिल जाता है और जब एसिड मिलता है तो वो चेहरों पे फेंका जाता है और एसिड जब चेहरों पे फेंका जाता है तो चेहरा पूरी तरह पिघल जाता है, इंक्लूडिंग आपकी हड्डियां पिघल जाती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट है? स्मोकिंग डैमेजेस योर स्किन एकदम बुरी तरह। हम वो लोग नहीं हैं जो आपकी कमियां बता सके। आपको तय करना है कि आपके चेहरे में कोई कमियां हैं क्या। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर देवराज शोम है और मैं आज आया हूं रोहन से बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, हॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, बात ये करेंगे कि आप कैसे और ज्यादा सुंदर और तरुण लग सकते हैं। तो टुडे आई एम ऑन राइट नाउ विथ रोहन। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच रोहन फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। So thank you for having me here. You are an epitome of modesty, and also what I really enjoy is the fact that you have chosen your own dreams. Right. अपने खुद के सपने जो आपने देखे वो साकार करने की आप में क्षमता थी, आप में इच्छा थी और आप उस पद पे निकल पड़े। So congratulations on that and thank you once again for having me here. सर आपने इतनी तारीफ कर दी, स्टार्टिंग में मेरी आंखों में आंसू आए। रुमाल है वैसे, मैं 2-3 ले आया हूँ। बट सर ये आप, दिस इज योर मॉडेस्टी। आई थिंक ये हमारा, दिस इज माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि आप जिस तरह से यू आर वर्किंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग दिस थिंग, कि जहां पर हम इसको इतना बड़ा एक टैबू बना के रखा हुआ है अबाउट प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज, आप इसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली यू आर ब्रिंगिंग द चेंज। और मैं ये मानता हूँ ये सर्जरीज जो है सिर्फ बॉडी चेंजेस नहीं लाती, ये आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस, कॉन्फिडेंस चेंजेस भी लेके आती है। सो आप कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, इफ आई शुड से। एक्चुअली आपने मेरे जो मैं कहने वाला था, यू स्टोल माई थंडर। तो मैं हमेशा कहता हूं वी आर द फेस सर्जन्स, राइट, वो ऑपरेट ऑन द फेस, बट चेहरे पे सर्जरी करने से हम एक्चुअली इम्प्लांट करते हैं कॉन्फिडेंस। सो वी आर द न्यूरो सर्जन्स वो ऑपरेट ऑन द फेस। क्योंकि जब आपका चेहरा बदलता है, जब आप जैसे दिखते हो वो बदलता है, उससे फर्क सीधे आपके दिमाग पे पड़ता है, True. आपके मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। इन जनरल जिंदगी में इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। आप सोचो कि आप कर सकते हो या आप सोचो कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिर में आप सही हैं। राइट। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चेहरे को चेंज करने से आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा फर्क दिमाग पे पड़ता है। ट्रू। लेकिन सर व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सर्जरीज ना, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें डर भी लगता है। ऑब्वियसली जहां पे सर्जरी वर्ड यूज हो जाता है, ट्रांसप्लांट वर्ड यूज होता है, वो से लगता है बहुत फैंसी है। दिस इज नॉट फॉर कॉमन मैन, दीज आर फॉर दोज जिनको या तो कोई मेडिकल कंडीशन है या जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये दो चीजें साथ में चलती हैं। सो इफ यू कैन क्विकली टेल मी कि आप किन किन चीजों में स्पेशलाइज करते हैं एंड क्या वो चीजें नॉर्मल है फॉर कॉमन मैन? तो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं कि मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में जी, जिसका मतलब है कि मैं सुपर स्पेशलाइज करता हूँ फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी में। मैंने मेरे 11 साल की ट्रेनिंग और लगभग 20 साल की प्रैक्टिस इसी फील्ड में बिताई हुई है। True. और मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है फेस के ऊपर, बट ये सर्जरीज इतनी सुपर स्पेशलाइज्ड हैं कि जो ब्रेस्ट सर्जरीज, जो स्तन की सर्जरीज करें या जो चेहरे की सर्जरीज करें या जो हेयर ट्रांसप्लांट करें या जो पैरों की सर्जरीज करें, वो सब ज्यादातर अलग सर्जन्स होते हैं, एटलीस्ट अमेरिका और डेवलप्ड नेशंस में। तो ये सर्जरीज जब हम करते हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये सर्जरीज इस पे निर्भर नहीं करती हैं कि आप अमीर हैं या गरीब,
या कोई और चीज, ये निर्भर करती है कि आपको कोई चेंज करवाना है कि नहीं करवाना है। राइट। सो इन सम सेंस हम काउंसलर्स हैं। हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि सामने वाले जो इंसान बैठे हुए हैं उनकी क्या इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं और हम उसको किस तरह से साकार कर सकें। सो इन सम सेंस हम आर्टिस्ट हैं जो बेसिकली चेंज कर सके the way you see yourself, the way the world sees you, और आपके perceptions को change करें, क्योंकि रोहन ultimately perception becomes your reality. True sir. सर अगर मैं आपको बोलूं आपको मेरे चेहरे को एनालाइज करना है, क्या क्या कमी है इसमें अभी? हम वो लोग नहीं हैं जो आपकी कमियां बता सके। आपको तय करना है कि आपके चेहरे में कोई कमियां हैं क्या, और क्या वो आपके कॉन्फिडेंस को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, मेरे भी हैं, राइट, पर अगर आप उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं कौन होता हूं बोलने के लिए कि आपके चेहरे को चेंज करना चाहिए। ब्यूटीफुल। अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट टू सेल प्रोसीजर। हम प्रोसीजर सेल करने वाले सेल्समैन नहीं हैं और हमें होना भी नहीं चाहिए। हम एक्सपर्ट्स हैं जो आप अगर आए और आप अगर कहें कि मेरे ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है अगर ये बेहतर हो जाए मैं कैमरा पे और बेहतर लग सकता हूं, क्या ये विदाउट रिस्क हैं और क्या ये मुझे करना चाहिए, उस स्टेज पे हम आते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये भी पूछता हूं, सपोज कोई आया है अपने नाक को लेके, हाँ, नाक टेढ़ा है, मैं उन्हें ये भी पूछता हूं कि मुझे चेहरे पे 2-3 चीजें और दिख रही हैं जो अगर हम कुछ चेंज करें हो सकता है कैमरा पे और ज्यादा बेहतर लगे। राइट। क्या मुझे अनुमति है कि मैं उस सब चीजों पे बात कर सकूं? राइट। क्योंकि आप अगर मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, मैं कौन हूं ये कहने के लिए कि आपको कोई सर्जरी करवानी चाहिए। ये तो आपको तय करना है। आज वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हर एक इंसान अगर चाहे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 60 या 70 साल की हो, वो 30 साल का तरुण लग सकता है। बट आप 30 साल के तरुण लगना चाहते हैं कि नहीं लगना चाहते हैं, ये मैं कौन होता हूं तय करने वाला। राइट। सो हम बेसिकली ये बोलेंगे, अगर आप मुझे ये बताओ कि मेरे चेहरे पे क्या क्या चेंजेस चाहिए, मैं आपको पूछूंगा कि आपको कंसर्न क्या कर रहा है। हो सकता है कि आप बताएं कि पिछले 5 साल में क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, मुझे अंडर आई डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, या फिर वो कैमरा पे नजर आ रहे हैं, या फिर लोग कह रहे हैं कि मैं ज्यादा थका हुआ लग रहा हूं, या लोग ये कह रहे हैं कि शायद मैं ज्यादा और थोड़ा कंटूर्ड हो सकता हूं। उस स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप करके आपकी जो आकांक्षा है वो उसकी पूर्ति हो सकती है। तो आप मुझे बताइए क्या आपको बॉदर कर रहा है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया सर, क्योंकि आपने जब ये बात बोली ना कि मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जगह अगर आप बताओगे तो फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स में लगेगा कि यार इनको भी दिख रहा है, इसका मतलब चीज होगी। इफ आई फील द थिंग कि यहाँ पे मुझे इस जरूरत है, मुझे इस चेंज की, तो मैं आपके पास आऊंगा, देन यू कैन गाइड मी करेक्टली। सो ये सेंसिटिविटी ना डॉक्टर्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेंसिटिव नहीं हैं, हम किसी की साइकोलॉजी समझ नहीं सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें डॉक्टर बनने का श्रेय ही नहीं मिलना चाहिए। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। एक मिस यूनिवर्स थी जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हैं। वो गई एक, और ये कहानी मुझे उन्होंने ही बताई हुई है। मेरी फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने ही मुझे बताई हुई है। तो वो गई एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एक टॉप स्किन स्पेशलिस्ट के पास मुंबई में, राइट। जब वो पहुंची अपने स्किन के एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, वहां ऑलरेडी मीडिया मौजूद था। राइट। कैसे कर सकते हैं आप ये? आपके पास अगर कोई आया हुआ है and he is coming in a vulnerable state, she is coming in a vulnerable state, she is coming in कि मेरे चेहरे पे मुहासे हैं, आप जी मुझे ठीक करवाइए। आप ऑलरेडी मीडिया लेके खड़े हैं क्योंकि आपको पिक्चर सोशल मीडिया या कहीं और डालना है। हाउ इनसेंसिटिव। उसके बाद पहले तो फोटोज खिंचवाएं, फिर आई थी वो मुहासे के लिए, इन्होंने, मैडम ने, मुझे ये सुनने में आया, कोशिश की कि इनको बोटॉक्स और फिलर्स के लिए कन्विंस की जाए। सो मैं आया हूं, मेरे पैर में खाज है, आप बता रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, कहां तक ये सही है? सो अगर मैं जाऊं, अब हम अगर इंसान की तरह सोचे, मैं जा रहा हूं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उसे बेचना है मुझे कुछ और, राइट। मैं खाना चाह रहा हूं कुछ और, वो खिला रहा है कुछ और। सो ये सेंसिटिविटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंसिटिव हों। ओवरऑल अच्छे डॉक्टर तो तब बनेंगे जब अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन मुझे एक और चीज पूछनी है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली बोटॉक्स और फिलर्स की बात करी अभी, सो मैं इस पर ही क्विकली मूव ऑन करना चाहूंगा। अगर आप मुझे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा सकें कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
बोटॉक्स और फिलर्स इंजेक्टेबल्स हैं, मतलब वो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। आपको अगर सिंपल तरीके से समझाऊं, दाल आपको बनाना है। जब आप दाल बनाओगे तो उसमें तड़के की भी जरूरत पड़ेगी, हल्दी की भी जरूरत पड़ेगी और नमक की भी जरूरत पड़ेगी। राइट। हल्दी और नमक में क्या फर्क है? वो साथ में चलते हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं। उसी तरह से बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल अलग हैं। बोटॉक्स दिए जाते हैं ताकि जो रिंकल्स हैं, इस तरह की जो फोरहेड पे अभी शिखर आ रही हैं, वो ना आए। बट ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा दे देंगे तो एकदम प्लास्टिक और फ्रोजन वाली लुक आने लगेगी। तो इसलिए आप उसलिए इस्तेमाल करते हो बोटॉक्स को। और अगर आप ये लाइन फॉर्मेशन या यहां जो लाइंस दिख रहे हैं वो कम बनाना शुरू करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लाइंस बनेंगी ही नहीं जैसे वो बन सकती थी विदाउट बोटॉक्स। तो बोटॉक्स का ये काम है। फिलर्स का कार्य ये है कि जहां जहां हमें डिप्रेशन दिखे, जैसे कि लाफ लाइंस वगैरह पे, उसको वो फिल करती हैं। तो यहां पे लाइंस क्यों दिख रही हैं? एक कारण ये है क्योंकि हमारे स्किन में जो कोलेजन का उत्पादन होता है वो 30 साल के बाद वो रिड्यूस हो जाता है। सो जब वो कोलेजन रिड्यूस हो जाते हैं तो फिलर्स कोलेजन रिप्लेनिश करने का काम करती हैं। कहने का मतलब है ये सिरिंज में आती हैं, शरीर के बाहर बनाई जाती हैं और वो कोलेजन को रिप्लेस करने का काम करती हैं ताकि वो रिप्लेनिश कर सकें। कंप्लीटली फर्क है, एकदम सेम नहीं है। और ज्यादातर लोगों को एक्चुअली फिलर्स की आवश्यकता होती है। जो इतने सेलिब्रिटीज हैं जो कह रहे हैं कि वो 55 या 60 साल की उम्र में योग की वजह से तरुण लग रहे हो, वो फिलर्स की वजह से हो रहा है, ना कि बोटॉक्स की वजह से, ज्यादातर केसेस में। राइट। लेकिन सर कहा जाता है कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। सो आपने मुझे अभी जैसे अपने रिंकल्स दिखाए, सो आपको लगता है कि कभी आपको हटा लेना चाहिए अपने रिंकल्स? बिल्कुल। ये वो हलवाई है जो अपनी मिठाई खा सकता है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि उसी हलवाई की मिठाई खाओ जो खुद भी खाने को तैयार हो। राइट। क्योंकि वरना वो ऑथेंटिक नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस मैं और एक कहानी कहना चाहूंगा। सो एक सर्जन थे, वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। ठीक है। अब वो खुद, उनके मोटे मोटे चश्मे थे, राइट, और वो बात कर रहे थे लेसिक सर्जरी के बारे में जिससे चश्मा निकाला जाए, राइट। तो डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस था और मुझे बहुत याद है, ये 20 साल पहले वाली कहानी है, लेकिन मुझे बड़े आराम से और बड़े मजे से मैं ये याद करता हूं। तो उन्हें डॉक्टर्स ने पूछा कि भाई आप बता रहे हो लेसिक के बारे में, आपको चश्मा निकालना है, लेकिन ऑन द सेम साइड आपने खुद चश्मा पहना हुआ है, सो हाउ डज इट मेक सेंस? तो उन्होंने कहा, स्टेज पे कह रहे हैं, अरे भाई हलवाई थोड़ी अपनी मिठाई खाता है। बट हलवाई को अगर भरोसा नहीं है कि अपनी मिठाई वो खा सके या फिर अपने घर वालों को खिला सके, इज ही जस्टिफाइड कि वो मिठाई वो दूसरों को खिलाए? सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मुझे लगता है मैं ऑथेंटिक रहूं, तो अगर मैं ट्रीटमेंट्स किसी को रेकमेंड करूं, मुझ में वो गुर्दा होना चाहिए कि मैं वो खुद वो ट्रीटमेंट्स ले सकूं और बाकी सबको भी वो ट्रीटमेंट्स, मेरे घर वालों को मैं बता सकूं कि वो भी वो ट्रीटमेंट ले सके। लेना है नहीं लेना है वो उनके ऊपर है। लेकिन अगर वो हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं, तो मैं अपने घर वालों को नहीं बता पाऊंगा। एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रैक्टिस मेडिसिन। अबव ऑल हमें अपने पेशेंट को अपने फैमिली की तरह ट्रीट करना है। सो और पेशेंट्स देखते भी हैं। सो एक और पेशेंट आए मेरे पास, उन्होंने वो आए बड़े सीनियर प्लास्टिक सर्जन से। तो मैंने कहा ये तो बहुत सीनियर है। मैं तो तभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा था। मैंने कहा ये तो मेरे टीचर के जैसे हैं, तो क्यों? तो पेशेंट कहता कि आपने उनको देखा है? उनको तो देख के लगता नहीं है उन्होंने खुद का ध्यान रखा हुआ है। तो अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखते तो मेरे चेहरे को क्या ही सुंदर बनाएंगे। तो ये वो वाला फील्ड है जहां पे लोग आपको जज कर रहे होते हैं और आपको पूछ रहे होते हैं कि आप क्यों नहीं तरुण लग रहे हो जब आप मुझे तरुण लगने के लिए कह रहे हो। सो देयर इज सम प्रेशर ऑन आवर साइड आल्सो। राइट सर। सर अगर हम बॉलीवुड की और डीपली बात करें, सो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ओवर द टाइम और ज्यादा स्मार्ट होने लग गए, उनकी स्किन जो है और ज्यादा ग्लो करने लग गई है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं पैसा आता है तो ग्लो अपने आप आ जाता है। सो इज इट ट्रू कि वो पैसों की चमक है, या इफ यू कैन नेम फ्यू सेलिब्रिटीज जिनका ओवर द टाइम आपने चेंजेस देखे होते हुए एंड दे हैव गॉन थ्रू द सर्जरीज एंड दे आर ओपनली टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल? इंक्रीमेंटल चेंज इज अ बिग थिंग इन ह्यूमंस। मतलब क्या? आप जिम जाते हो, राइट? अब जनवरी में हर कोई जिम जाता है, जनवरी में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनते हैं। हर किसी ने अपना एक रेजोल्यूशन बनाया और जिम की मेंबरशिप भर दी। 4 हफ्ते जिम जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप सिर्फ 20 मिनट भी जाओगे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी जाओगे, लेकिन अरसों तक जाते रहोगे, तो वो इंक्रीमेंटल 1-1 मिलीमीटर का जो फर्क पड़ेगा, उससे आपकी फिटनेस लेवल दूसरे लेवल तक पहुंच जाएगी। चेहरा भी सेम है। 1 मिलीमीटर का फर्क जब पड़ता है
तब वो दूसरे जगह पे शरीर के किसी भी और हिस्से में अगर 1 इंच का फर्क पड़े, लेकिन चेहरे पे सिर्फ 1 मिलीमीटर का, द इंपैक्ट ऑफ द 1 मिलीमीटर ऑन द फेस इज मोर देन द 1 इंच एनीवेयर एल्स. सो धीरे धीरे जब चेंजेस होती रहती है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है. आज हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल में अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट की, जब वो 30 साल के थे. आज 15 साल के बाद वो 45 साल के हो गए. आप जब फोटोज देखोगे, आपको वो 45 साल की जो औरत है, वो 30 साल की जो उसकी फोटो है, उससे ज्यादा तरुण लग रही है. बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, राइट, रेगुलर एंड डिसिप्लिन ट्रीटमेंट्स. इसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है. तो अगर आप हर साल आप मिलोगे और कुछ ट्रीटमेंट्स करवाओगे, उससे जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा वो बहुत भारी होगा. शाहरुख खान ने भी चेंजेस कराए वैसे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन बेसिस पे कह रहा हूं मैं. ऑब्जर्वेशन बेसिस पे लगता नहीं है, बिकॉज बेसिकली उनके बाल जो थे वो नेचुरल लगते हैं. जो अगर हम देखें उनका चेहरा जो है, एक्चुअली में उनको मेकअप के बिना देखो तो एक छवि दिखती है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एज इम्पैक्ट विच इज अकर्ड. राइट. जो शाहरुख जी कुछ कुछ होता है में हमारे स्टार थे, और जवान वाले शाहरुख जी, जवान मूवी में, देयर इज अ डिफरेंस. So I don't think he would have done too many things. But at the same time, the thing is, कुछ चीजें are hygiene. जैसे कि मेरे हिसाब से बोटॉक्स और फिलर्स इज हाइजीन. क्योंकि आप जब ब्रश करते हो, हर रोज आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत कैसे रहने वाले हैं? सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग. कुछ स्किन पील्स, कुछ स्किन लेजर्स, कुछ थिंग्स आर हाइजीन. हर कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है. Right. वो हाइजीन की वजह से भी वो ठीक लग रहे होंगे, एंड दैट मस्ट बी मेकिंग हिम व्हाट ही इज टुडे. ट्रू. बट सर, फॉर एग्जाम्पल, जानवी कपूर ने आईवी ड्रिप्स के बारे में बहुत ओपनली बात करी है. शी इज टेकिंग इट, अपनी वैनिटी में वो आईवी ड्रिप्स ले रही है, एंड शी ओपनली टॉक्स अबाउट दिस कि मैं आईवी ड्रिप्स लेती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले ये चाहूंगा कि आप मुझे आईवी ड्रिप्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, एंड क्या आईवी ड्रिप्स जो है एक नॉर्मल इंसान ले सकता है जस्ट टू गेट अ गुड ग्लो ऑन देयर फेस एंड बॉडी? आईवी ड्रिप्स आर वेरी कॉमन. आईवी ड्रिप्स में होता क्या है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स देते हो. जो नॉर्मली आप ओरली लेने वाले थे, विटामिन सी हो जाए, ग्लूटाथायोन हो जाए, वो आप आईवी ड्रिप से दे रहे हो. ऑब्जेक्टिव इज कि बॉडी में किसी चीज की अगर कमी हो, विटामिन की कमी हो, ऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हो, वो आईवी ड्रिप्स निकाल सकता है. ठीक है. क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को हाथ में आईवी ड्रिप लगा के घूमना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसकी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं. इन्फेक्शन हो सकते हैं भाई. आप नली में कुछ डाल रहे हो, अपनी खून की नली में, आपको कैसे पता कि आपने ठीक प्रिकॉशंस लेके डाले हुए हैं कि नहीं? सो आईवी ड्रिप्स लेना, इज इट गुड? यस. इज इट अ कॉस्मेटिक सर्जरी? नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअली एक तरह से देखो, आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो. क्या इज दैट अ कॉस्मेटिक सर्जरी? नो. वही मल्टीविटामिन्स आप जब इंटरनली डाल रहे हो थ्रू एन आईवी ड्रिप, ताकि पेट में अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आप बाईपास कर जाएं, वी कांट कॉल इट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर. बट शुड शी बी डूइंग इट इन अर वैनिटी वैन? आई डोंट थिंक सो. मेरे हिसाब से दैट इज एन ओवरकिल. अब यूएस में भी ऐसा है कि कई कई स्टेट्स में आप बोटॉक्स और फिलर्स बैठ के जूते के दुकान पे करवा सकते हो. इन द मॉल दे हैव बोटॉक्स पार्लर्स. इवन इन मुंबई देयर आर किटी पार्टीज जहां पे बोटॉक्स और फिलर्स हो रही हैं. आई थिंक दैट इज मिसिंग द पॉइंट. ये ट्रीटमेंट्स हैं, दीज आर गोइंग इनटू योर बॉडी. इन्फेक्शन होगा तो बड़ी सारी हानि आपको पहुंच सकता है. राइट. आप वहां पे करो ना जहां करना है. अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो आप कोट पहन के नहीं जाते हो, और अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, आप बिकिनी पहन के नहीं आ रहे हो. उसी तरह से जहां पे जो सही चीज हो वो आप क्यों नहीं करते हो? So Janvi doing IV drips, I have also read that. Is that a bad thing? No. Is that a cosmetic procedure? No. Can more people do it? Of course they can do it. But should it be necessarily done in a vanity van? I don't think so. I wouldn't do it in a car and a vanity van. मैं जी हॉस्पिटल में जाता अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और मैं कहता शांति से लगा दे, ताकि मुझे और कोई साइड इफेक्ट्स ना हो. The thing about not knowing, ignorance is bliss. Right. आप जानते नहीं हो तो आप सोचते हो कि कुछ दुष्परिणाम हो नहीं सकते हैं, बट दैट मे नॉट बी द ट्रूथ. राइट. सर, आज का जो टाइम है ना, आई थिंक इट्स अ सेल्फी जमाना, जहां पे हर एक इंसान जो है वो किसी भी एज का हो, उसको अच्छा दिखना है फोटोज में. वो घर में घूम रहा होगा एकदम झल्ला बन के, लेकिन फोटोज ऐसी आनी चाहिए कि उस पे 1000 लाइक से ऊपर ही आए. हर इंसान जो है वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे दे वांट टू लुक गुड. सो इस सेल्फी जमाने में आप किस तरह से देखते हो? हाउ इज दिस कॉस्मेटिक सर्जरीज, आईवी ड्रिप्स, बोटॉक्स, ये किस तरह से एनहांस हुआ है, एंड क्या टारगेट ऑडियंस है जो अब आपके पास आ रही है टू गेट दीज सर्जरीज? मैन इज अ सोशल एनिमल.
है ना, ये सबसे बड़ी चीज है. सो ऑल ऑफ अस आर बिल्ट इन थ्रू सोशल कनेक्शंस. राइट. कोविड ने हमें सिखाया. इनिशियली जब हम नौकरी पे जाते थे, उसके बाद कोविड केम इन, वी डिसाइडेड वर्क फ्रॉम होम वर्क्स. टुडे मेनी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रियलाइजिंग दैट वर्क फ्रॉम होम causes abstraction. मतलब आपके जो कनेक्शंस थे आपके टीम के बीच में, वो नहीं सेम लेवल के रहें, क्योंकि आप एक दूसरे से मिलते ही नहीं हो. True. जब हम लोगों से मिलते हैं, मैं आपसे मिला, आपसे मिलने के बाद मुझे मजा आया, मैंने आपके साथ बातें की, टिंग करके एक डोपामीन का ट्रिगर यहां रिलीज हुआ. Right. डोपामीन मतलब केमिकल लोचा ब्रेन में. तो ये जो केमिकल लोचा है डोपामीन का, इट इज दिस रिलीज गिव्स मी प्लेजर कि मैंने एक ऐसी चीज करी, आज मैंने किसी से बात करी, या फिर मेरे ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ है. ये हार्मोन्स मुझे बताते हैं कि ये इंटरैक्शन से मुझे मजा आया. राइट. अब वही सेम चीज रेप्लिकेट होती है जब आपको सोशली लाइक्स मिलती हैं. सो ये एक्चुअली एनालिसिस हुआ है. आपने अपनी पिक्चर्स डाली, आप बार बार वो पिक्चर को देख क्यों रहे हो लाइक और कमेंट्स के लिए? क्योंकि इट्स गिविंग यू प्लेजर. राइट. इट्स लाइक एन एडिक्शन. सो टू द एक्सटेंट कि आज लोग फोन खरीदने के पहले कोई नहीं पूछता कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, हर कोई पूछता है कि कितने कैमराज हैं. और मैं एक दिन वो मीम देख रहा था कि आईफोन 35 में 35 कैमरा पीछे लगे हुए हैं, बिकॉज एवरी टाइम वन कैमरा सीम्स टू बी इंक्रीजिंग. सो द वे यू लुक टू पीपल मेक्स अ डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस. सो आई वंस सॉ अ पेशेंट जो बाहर ना जाना चाहे. घर वाले ले आए, बोले कि ये बाहर ही नहीं जाना चाहता है, आप देखो. पहले तो मुझे लगा मैं थोड़ी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हूं, मैं देख के क्या करूं. What had happened was this 26-year-old had got so used to putting filters on his face, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने नॉर्मल अनफिल्टर्ड फेस को लेके अपने दोस्तों के बीच में कैसे जाए. बिकॉज बेसिकली उसको फिल्टर्स की इतनी लत लगी हुई थी कि फिल्टर्स के बिना वो ना खुद को पहचान सके, ना वो खुद के चेहरे को किसी के सामने बेनकाब कर सके. So it can have very strong deleterious impacts, which is also why I am one of the major proponents कि बच्चों को सेलफोन नहीं देने चाहिए. You should not allow a young child which is developing कि आप 12 साल के या 10 साल की उम्र में उसको सेलफोन दे रहे हो and he's getting addicted to the same thing. Social media is for mature brains और उसको एक mature तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. And that is also one of the major things that we learn from this. Right. So sir, do you think कि जो मैं filters लगा के face लाता हूँ, वो फेस मुझे इन सर्जरी से मिल सकता है? Like, can I get a filter face? You can. So basically फिल्टर्स में होता क्या है, आपके स्किन टोन को इवन करता है. Right. अब हमारा स्किन टोन यहां से यहां तक सेम नहीं होता. ऑब्वियसली मेकअप भी वही चीज प्रोवाइड करती है. आप मेकअप जब कोई करता है, अगर उसने टचअप किया, फाउंडेशन लगाया, हो क्या रहा है, इवन टोन बन रहा है. इवन टोन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लाइट मेरे चेहरे पे अभी गिर रही है, वही लाइट रिफ्लेक्ट होके कैमरा पे जा रही है. और जब वो रिफ्लेक्ट होके कैमरा पे जा रही है तो कैमरा को लग रहा है कि इवन सरफेस है. टेबल को भी तो हम सैंड पेपर या एमरी पेपर से हम घिसाई करते हैं ना, ताकि वो इवन हो जाए, क्योंकि उसकी वो इवेंचुअली एक लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए. सो सर्जरी क्या वो प्रोवाइड करती हैं? कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वो प्रोवाइड करती हैं? बिल्कुल हाँ. इसीलिए तो वो चलती हैं, इसीलिए तो वो उस तरह से हम लगते हैं. बट मेरे हिसाब से किसी भी चीज को मॉडरेशन में करना चाहिए. अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होते हैं. फॉर इंस्टेंस, आप बिल्कुल नहीं भागेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा. हर रोज अगर मैराथन भागेंगे तो गुर्दे ही नहीं चलेंगे, आपके नीज नहीं चलने वाले हैं. सो बेसिकली आपको अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड सम फॉर्म ऑफ मॉडरेशन जिससे जिंदगी आगे बढ़ जाए. राइट. सर, मैं स्किन रूटीन और स्किन के बारे में थोड़ा और समझना चाहूंगा. पहले तो ये कि कहा जाता है कि आदमियों की स्किन का तो नॉर्मल है, साबुन लगाया, कोई भी क्रीम हाथ में मिल गई, लोशन लगाया, घिस लिया. सो सबसे पहले तो मैं इसी बात से स्टार्ट करना चाहूंगा. ये इतना कॉमनली टर्म यूज होता है कि स्किन रूटीन इज नॉट फॉर मेल्स. ज्यादातर फीमेल्स जो है उनका डे टू नाइट का एक स्किन रूटीन होता है. आदमी का तो एक क्रीम होती है, उसको लगा लो, साबुन कोई मिल गया उससे मुंह धो लो. सो पहले तो आप मुझे इस चीज को थोड़ा क्लियर करिए कि डू मेन ऑल्सो नीड अ स्किन केयर रूटीन, एंड वो क्या होना चाहिए? Men do need a skin care routine and men should be taking care of their skin. चमड़ी अगर है वो मुझ पे लगे या किसी औरत पे है तो चमड़ी, उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. क्या हर कोई ध्यान रखता है? जरूरी नहीं है. अब मैं एक बार मेरे फेलो ने, जो मेरी ट्रेनी है,
उसने पकड़ लिया मैं डेटॉल सोप से अपना चेहरा धो के आया था बाथरूम से। बताइए, आप इतने बड़े फेस सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन होके आप डेटॉल साबुन से मुंह धो रहे हैं। सो ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है वो बात अलग है, बट क्या उससे नेगेटिव इंपैक्ट हो रही है स्किन पे? बिल्कुल हाँ। क्या उसे ठीक तरह से ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल हाँ। क्या डेटॉल सोप या फिर सर्फ से आप चेहरा धो सकते हो? बिल्कुल नहीं। बट और क्या वो मेल्स और फीमेल्स में दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, वो ध्यान रखना चाहिए। बट हम में से कुछ लोग होते हैं जो थोड़े ज्यादा लेजी होते हैं, जिनको थोड़ा कम फर्क पड़ता है, जिनको इस सब चीजों से ज्यादा लगाव नहीं है। बट आइडियली तो द स्किन शुड बी टेकन केयर ऑफ। मेल्स को भी उतनी जरूरत है जितना फीमेल्स को जरूरत है। तो एक आइडियल स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर रूटीन में आप अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हो तो वो बैलेंस्ड पीएच वाली यूज करो। ऐसे फेस वॉश यूज करो जिससे बेसिकली जो नॉर्मल कोटिंग्स हैं स्किन के वो पूरी तरह कंप्लीटली धुल ना जाएं, स्किन को वो क्लियर रखे। बाहर जब आप जाओ, स्पेशली जब आप नॉर्थ इंडिया में रहो या फिर इन प्लेसेस इन साउथ इंडिया जहां पे बहुत ज्यादा धूप रहती है, प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट द सन। क्योंकि अगर आप सन से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो अनइवन पिगमेंटेशन और स्किन टोन में फर्क पड़ने लगेगा। उसको क्योर करने में आप ज्यादा पैसे लगा दोगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच नीड टू बी डन। शाम को आप सो रहे हो, आप चेहरा धो के सो। अगर आपके चेहरे पे तेल लगा हुआ है, आप जिम गए थे, पसीना लगा हुआ है, आप ठीक से धो लो। सो अल्टीमेटली इट नीड्स अ कॉमन सेंस अप्रोच। और मेरे हिसाब से चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज हो, वो वैसी होनी चाहिए जो आप जिंदगी भर कर सको। अगर मैं वैसा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने 6 कैंस पकड़ा दिए कि सुबह ये लगाना है, दोपहर को ये लगाना है, रात को ये लगाना है, मोस्ट लाइकली मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। टू टेक मी अवे फ्रॉम कि ये डेटॉल सोप से आदमी चेहरा धोता है टू अ एक्चुअल रेजिमेन शुड मेक दैट रेजिमेन रेप्लिकेबल। मतलब मैं हर रोज कर सकूं वैसी वाली सहूलियत दे दो। इतने सारे चीज मत बताओ जिससे मैं कर ना सकूं। तो सुबह आप स्किन वॉश कर लो, वापस आओगे तो आप स्किन वॉश कर लो, प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग कर लो, और अगर आप सनस्क्रीन लगा लो, दिस शुड बी मोर देन इनफ टू टेक केयर इन 80% ऑफ द केसेस। उतने तो कर ही लेना चाहिए। हर किसी को मेरे जैसे डेटॉल सोप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल्सो सर, इन 2025 डू यू स्टिल थिंक कि अभी भी व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी की एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज्ड, हर एक इंसान को बॉडी पॉजिटिव होना चाहिए, अभी भी लोगों को अपना स्किन टोन कलर लेकर एक इनसिक्योरिटी है? डू पीपल स्टिल फील द सेम? दैट्स सो सैड। नहीं, ये बहुत खराब वाली चीज है। हर किसी को स्किन वाइटनिंग करना है। एक हिंदुस्तानी है जिसको खुद का मोल समझ में नहीं आया। इतने सारे लोग हिंदुस्तानी स्किन पे इतने सारे चीज लिखते हैं। जो गोरे हैं वो जाके बताओ टैनिंग सैलून में बैठे हुए हैं ताकि हमारे टाइप की स्किन आ सके। गोवा में धूप सेक रहे हैं, वो धूप सेक रहे हैं, और जिनकी स्किन नेचुरली थोड़ी डार्कर है वो उसको गोरा करने में लगे हुए हैं। मतलब द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर भाई ऑन द अदर साइड। नेबर की ग्रास ज्यादा ग्रीनर है, बट द ग्रास इज ग्रीनर वेर यू वाटर इट। जहां पे आप पानी डालोगे वहां पे उपजाऊ जमीन बनेगी। अगर आपको अपने 300 साल की मेंटालिटी जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे पे राज करके गए वही रखनी है, तो मुझे तो आप पे तरस आता है। अगर आप सोचो, मिस यूनिवर्स लोग बने हैं, मिस वर्ल्ड बने हैं क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी डार्कर शेड की थी। आप स्किन को अच्छे क्वालिटी की बनाओ, उसको इवन टोन बनाओ, फीचर्स पे ध्यान दो। आप कहां स्किन को लेके इतना पड़ गए कि बेसिकली आपको बैठ के लाइटनिंग करना पड़े। और 2005 की कहानी तो अलग थी। तब मधु सप्रे, मुझे याद है, इन्होंने एक चीज लिखा हुआ था। शी हैड गिवन एन इंटरव्यू वेयर शी सेड कि एक आपको याद होगा मधु सप्रे और मिलिंद सोमन, वो सांप उनके शरीरों में था, एंड आई डोंट रिमेंबर व्हिच एड दैट वाज, बट उस पे उनकी स्किन लाइटनिंग की गई थी डिजिटली, एंड शी वाज वेरी अपसेट विद इट। मेरे हिसाब से मधु सप्रे इज सच अ ब्यूटीफुल वुमन। क्या जरूरत क्या है आपको स्किन उनकी वाइटन करने की? अगर हम में से हर कोई सेम ही लगने लगेगा, एवरीवन हैज द सेम फीचर्स, सबकी स्किन टोन सेम है, तो जिंदगी मतलब दुनिया अच्छी लगेगी या रंगीन बेहतर लगेगी? सो ये इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट इज द जनरेशन जिसको कहना चाहिए मुझे गुड क्वालिटी स्किन चाहिए, मुझे इवन टोन स्किन चाहिए, मुझे हेल्दी स्किन चाहिए, ना कि मुझे गोरा स्किन चाहिए जिसपे मुहासे पड़े हुए हैं। ट्रू। आई थिंक आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट बोला कि अपने स्किन को सेम टोन देने की ज्यादा जरूरत है रादर देन कि मैं उसको ब्राइटन अप या लाइटन करने की कोशिश करूं। एब्सोल्युटली सर, इफ आई टॉक अबाउट आज की जनरेशन ना, उनको कोरियन स्किन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। दे आर ऑल ग्लू टुवर्ड्स कोरियन स्किन। सबको
उधर का कल्चर इधर लेके आना है अपने चेहरे पे, सबको थोड़ा ऐसा स्किन चाहिए. सो इफ यू कैन टेल अस अबाउट व्हाट इज कोरियन स्किन एंड ये क्या चीज है जिसके पीछे इतने पागलपन हो रखा है? कोरिया इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 नेशन कॉस्मेटिक्स में. अगर आप सोल में जाओ तो सोल में पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी होती है. इवन कंपेयर टू यूएस, टर्की और एनी अदर कंट्री, कोरिया में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी होती है. और के पॉप और के ड्रामा कितना प्रचलित हो चला ये तो आपको पता ही है. तो हर किसी को चाहिए कि उस तरह की स्किन करनी है. अब कोरियंस में एक वी टाइप की सर्जरी होती है. वी टाइप की सर्जरी का मतलब है कि जॉ लाइन शेपिंग सर्जरी करें. कोरियंस में ये कहना तो नहीं चाहिए बट होते भी बड़े अग्रेसिव हैं विथ रिगार्ड्स टू सर्जरी. और ऐसे बड़े सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कोरिया चले गए ये सर्जरी करने के लिए, वापस आए फिर उनको वो दुष्परिणाम दिखे एंड दे वांट अ सर्जरी टू रिवर्स द सर्जरी अगेन. राइट. कोरियन स्किन बिकॉज वो के पॉप और के ड्रामा में इतना कॉमन रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे लोगों को उस तरह का स्किन चाहिए. ठीक है. जब वो बोल रहे हैं कोरियन स्किन चाहिए, व्हाट दे आर सेइंग इज लाइटर स्किन, जो हिंदुस्तानियों में होती नहीं है, और क्लियरर स्किन. तो ये फेशियल का नाम भी है कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल. एंड व्हाट इज दिस? स्किन ग्लास की तरह हो जाए. कुछ ऐसी चीज यूज किए जाते हैं जिससे मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जिससे स्किन लाइटन भी हो और स्किन थोड़ी इवन टोन्ड भी हो. क्या ये किसी तरह से हानिकारक है? नहीं. ओनली रीजन कि सैलून्स में ये अवेलेबल नहीं होती हैं क्योंकि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो वो इंग्रेडिएंट्स बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं एंड दे नीड टू बी अप्लाइड अंडर मेडिकल सुपरविजन. तो ये क्लिनिक्स में किए जाते हैं और इसका नाम मेडिफेशियल किया जाता है. और इसमें कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेशियल्स बीइंग डन नाउअडेज. ठीक है. इफ आई टेल यू टू एनालाइज कि जितनी भी सारी कंट्रीज इस टाइम पर इन चीजों को प्रमोट कर रही है, कौन सी ऐसी कंट्री आपको लगता है जो सबसे ज्यादा अपने स्किन को अच्छी तरह से केयर कर रही है, अच्छी तरह से हाईलाइट कर रही है अपने स्किन केयर चीजों को? एक्चुअली वो स्किन को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने कल्चर को हाईलाइट कर रहे हैं. और जेन जी ऐसी है कि उस कल्चर को फॉलो कर रही है एंड दैट इज के पॉप एंड के ड्रामा. कोरिया. एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि कोरियन रिलेटेड सब कुछ बेहतर है. सो हमारा एक प्रोडक्ट है QR678 और वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है. तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेस्ड इन कोरिया है. सो कोरिया के एडवांटेजेस हैं बट कुछ एडवांटेजेस का मतलब नहीं है कि दुनिया भर के डिसएडवांटेज भी हम ले ले. इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली इस बार जब मैं सोल में था दिसंबर में, आई मेट वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल्स ऑफ कोरिया जो मुझसे मिलना चाह रही थी, जो मिलने आई थी. एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड इज आई लव योर स्किन. सो कितनी मजेदार वाली बात है, हैरानी वाली बात है, हमारे लोग उनके स्किन को लेना चाहते हैं और वो मुझे कह रही है शी लव्स माय स्किन. तो भाई चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है इस दुनिया में? सो आई थिंक इट इज कोरिया विच इज द लीडिंग नेशन, बट दैट मे नॉट नेसेसरली बी क्योंकि उनकी स्किन केयर बढ़िया है. इट मे बी बिकॉज स्किन केयर तो बढ़िया है ही, बट उनकी कल्चर इतनी प्रचलित हो गई है कि हर किसी के दिमाग पे वो छाप छोड़ने लग गई है. राइट. सर आज की लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी हो गई ना जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है और डिग्रेड होती जा रही है. लेट इट बी स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल. सो इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट है हमारी स्किन के ऊपर, अगर आप थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सके? सो अल्कोहल तो फिर भी ठीक है, मतलब वो लिवर पे तो असर करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अभी इट इज क्लियर कि एक ड्रिंक भी सेफ नहीं है तो लिवर पे तो फर्क पड़ेगा, बट स्किन के लिए इट इज स्टिल ओके. मतलब वो मॉडरेट अल्कोहल ड्रिंकिंग, एक ग्लास वाइन एवरी ऑल्टरनेटिव मैं चला लूंगा उससे. बट द चैलेंज इज विद स्मोकिंग. स्मोकिंग डैमेजेस योर स्किन एकदम बुरी तरह. इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग भी बहुत खराब है. और आप स्मोक जब करते हो, हम जब सर्जरीज करते हैं, हम सर्जरीज उनको करने नहीं देते हैं जो स्मोकर्स हैं और अगर उन्होंने 2 हफ्ता स्मोकिंग नहीं छोड़ा हो. क्यों? क्योंकि स्किन को जब आप सर्जरी करते हो और स्किन को जब आप काटते हो उसकी हीलिंग इंपैक्ट हो जाती है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्मोकिंग इज वेरी बैड. और एक चीज विच इज किलिंग ऑल ऑफ अस इज बैड फूड हैबिट्स. राइट. अगर आप देखो जेन जी को, ज्यादातर लोग आजकल चीटोस ही खा रहे हैं एंड दे आर ईटिंग ऑल दिस जंक. आप जब जंक खाते हो इट्स लाइक स्लो पॉइजन. उसमें ऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, उसमें इतना ज्यादा सोडियम होता है, इतने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. इट्स किलिंग द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इनसाइड. मरना ही अगर है, बेटर है कि आप रैट पॉइजन ले लो, एक बार में मर तो जाओगे. ये स्लो पॉइजन लेके क्या करोगे? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ये सब चीजें बड़ी हार्मफुल होती हैं. ट्रीटमेंट्स करवाने आ रहे हो, स्किन बेहतर चाहते हो, लेकिन अनुशासन खुद की जिंदगी में है नहीं कि आप रेगुलरली ये सब चीजों का ध्यान रख सको, देन हाउ विल इट वर्क?
मैं सर वापस से एक बार स्मोकिंग और अल्कोहल को और डिटेल में समझना चाहूंगा। आपने बोला कि अल्कोहल यू कैन कंज्यूम, इट वोंट हार्म योर स्किन, ऑब्वियसली इट विल डैमेज योर अदर बॉडी पार्ट्स, बट अगर मैं स्किन की बात करूं तो यू कैन टेक, alternatively you can take wine. So is there a safe alcohol as well? There is nothing called safe. Like if I talk about whiskey, vodka, rum, wine as you said, तो इनमें से भी कोई ऐसा बाइफिकेशन है कि ये वाला ज्यादा सही है स्किन के लिए? It is very clear, alcohol अगर आप एक बूंद भी ले रहे हो is a poison to the human body. Right. अब हम वो नहीं मानते जो आप 20 साल पहले हमें पढ़ाया गया था कि वाइन एक्चुअली कीप्स योर हार्ट बेटर. हार्ट को बेटर रखने के बड़े तरीके हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्कोहल इज गुड. Right. मैं ये कह रहा हूं बिटवीन अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज द ग्रेटर ईविल. Right. सो स्मोकिंग इज अ बिग ईविल, अल्कोहल इज अ लेसर ईविल. उसको अगर कंपेयर करें, मतलब जहर आपको किंग कोबरा से मिल रहा है कि वाइपर से मिल रहा है, ये वाली कहानी हो रही है. Right. सो स्मोकिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो स्किन के लिए. अल्कोहल आई स्टिल लिव विद इट, क्योंकि रेड वाइन में रिजर्वेट्रॉल रहता है विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट. बट रिजर्वेट्रॉल ही अगर आपको लेना है, एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट पिल्स आती हैं उसकी, जो 600 टाइम्स द ग्लास ऑफ वाइन इट विल बी एबल टू गिव यू रिजर्वेट्रॉल इन योर बॉडी. तो उसके लिए वाइन पीने की क्या आवश्यकता है? व्हाई टेक ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ वाइन विद दैट? आई वाज जस्ट merely comparing कि between the two evils this is a far worse evil and this is a lesser evil. सर अगर एक स्मोकर है, वो कैसे ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके स्किन में चेंजेस आने लग गए हैं? वो सिम्टम्स और साइंस क्या है? आप ही आइडेंटिफाई कर लोगे. गम्स काले होने लग जाएंगे, स्किन विल लुक कंप्लीटली टॉक्सिक, एज स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, इवन टोन में फर्क पड़ जाएगा, झुर्रियां जल्दी पड़ेंगी क्योंकि कोलेजन ब्रेकडाउन होना शुरू होगा. आप ही आइडेंटिफाई करने लग जाओगे. जनरली जो लोग एक पर्टिकुलर एज के हैं और एज से ज्यादा लग रहे हैं, देन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय सिगरेट्स एंड स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. आपने शाहरुख खान जी के बारे में कहा, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एजिंग चेंजेस ऑन हिज फेस मे हैव बीन विद द फैक्ट दैट ही इज बीन अ चेन स्मोकर. राइट. एंड सबको पता है इट्स नॉट अ हेल्पफुल हैबिट. कुछ लोग छोड़ नहीं पाते हैं, बस उतनी ही बात है. राइटली सेड सर. हमने जब सर्जरीज की बात करी, ऑब्वियसली हमने फिलर्स की बात करी, इम्प्लांट्स की बात करी, तो मैं इसकी कॉस्टिंग साइड पर भी आना चाहूंगा कि क्या ये जितना इजीली हम बात कर रहे हैं उतना इजीली अफोर्डेबल भी है? अफोर्डेबल है क्या? जी हाँ. क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 2% सेलिब्रिटी या 1% या 0.1% लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. 25% इंडियंस तो अफोर्ड कर सकते हैं. ओके. आराम से. बट इसका मतलब ये क्या है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो बोटॉक्स करवा सकता है? बिल्कुल नहीं. राइट. एक्सपेंसिव तो है, बट एक्सपेंसिव एक लेवल तक है. सो बोटॉक्स अगर हम देखें, इट इज अबाउट 15-20,000 रुपीज का कॉस्ट. फिलर्स अगर हम देखें 25-30,000 रुपीज का कॉस्ट है. ऐसा कॉस्ट नहीं है कि लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. बट कॉस्ट है क्या? बिल्कुल हाँ. इनफैक्ट मैं तो हमेशा पेशेंट्स को कहता हूं कि ये सब एस्पिरेशनल ट्रीटमेंट्स है. राइट. एस्पिरेशनल ट्रीटमेंट्स का मतलब है कि यू हैव स्पेयर मनी, और स्पेयर पैसा होने की वजह से आप उसको अपने चेहरे पे डाल सकते हो. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखो, बैग मुझे चाहिए अपना लैपटॉप रखने के लिए. जरूरी नहीं है वो लुई विटॉन का बैग हो. मुझे अगर लुई विटॉन का बैग चाहिए, डज इट कॉस्ट अ लॉट? यस. किडनी बेचना पड़ेगा कि नहीं? शायद नहीं. बट डज इट कॉस्ट मोर देन द एवरेज बैग? ऑफ कोर्स. सो दैट इज द नेचर. ये लग्जरी ट्रीटमेंट्स है, एस्पिरेशनल ट्रीटमेंट्स है, और इसमें खर्चा तो आता ही है. सर आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात बोली. आपकी एक बुक की कोटेशन भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही लाइन थी वो जी. सो अभी आपने जो बात बोली वो भी मुझे लगता है कि डॉक्टर्स आर नॉट लुटेरास भी वहां पे फिक्स हो गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह ये बात समझाई कि सिर्फ आपको पैसे खर्च नहीं करने, आपको अगर इफ यू कैन अफोर्ड दैट थिंग तभी आपको उस चीज के ऊपर जाना है. ऐसा नहीं कि हमने आपको बोल दिया आप कराओ एंड देन यू शेड आउट योर मनी एंड देन आपके सर्वाइवल इश्यूज आ जाए. तो मैं ये बहुत सुनता हूं. हमारी पहली किताब जो थी, डियर पीपल विद लव एंड केयर योर डॉक्टर्स, ब्लूम्सबरी ने उसको पब्लिश की थी. ब्लूम्सबरी ने और थोड़े ज्यादा फेमस ऑथर्स को पब्लिश किया है, जैसे कि हैरी पॉटर एंड खालिद हुसैनी. राइट. सो ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया था. जब मैं ब्लूम्सबरी से पहले बात करने गया कि हमें ये किताब लिखनी है, तो उन्होंने पूछा कि आप किसके लिए लिख रहे हो? सो आई सेड फॉर डॉक्टर्स, ऑफ डॉक्टर्स एंड बाय डॉक्टर्स. और डॉक्टर पेशेंट का जो रिश्ता है उसे हमें बेहतर बनाना है. Right. तो उन्होंने कहा यार ऐसे वाला किताब कौन पढ़ेगा? ये बात अलग है कि दिस बिकेम एन Amazon बेस्ट सेलर. इसके 25,000 कॉपीज बिकी, एंड ये 2019 और 20 में इट वॉज नंबर 7 ऑन Amazon India's charts. One higher than Michelle Obama's book. Right? So
इसकी जो हम सीक्वल कर रहे हैं, उस सीक्वल का नाम हमने डिसाइड किया हुआ है, विल बी डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स। Why are we calling it doctors are not murderers? क्योंकि मैं आजकल बहुत सुनता हूं, वो जी डॉक्टर ना, उसने मेरे इतने पैसे ले लिए, उसने मुझे लूट लिया, ये वो। लूट आपको दुनिया रही है। द टोटल इम्पैक्ट इज सोसाइटी इज नॉट द वे इट यूज्ड टू बी। आज अडल्ट्रेशन हर एक चीज में है, पुले भी गिर रही हैं, नेता भी पूरी तरह वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, और ना ही मतलब खाना उस किस्म का बन रहा है जो पहले बना करता था। राइट। सो द डिग्रेडेशन इज इन द ह्यूमन सोल। अगर ह्यूमन सोल डिग्रेड कर गया है, आपको क्या लगे थे डॉक्टर्स मार्स से उतरते हैं कि वो नीचे आएंगे और आपको बचा लेंगे? आप ही में से लोग डॉक्टर्स हैं। अगर आप मेडिकल एजुकेशन को आप इतना महंगा बना दोगे जिससे आदमी 2 करोड़ रुपए देके डॉक्टर बन रहा है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी कमाना है? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स है। इसलिए ये नए बुक का नाम ही हमने रखा है, जिसकी हमने कल पब्लिशिंग एग्रीमेंट साइन की, डॉक्टर्स आर नॉट मर्डरर्स। कहने का मतलब ये है कि हर डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, बट हर डॉक्टर अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में जैसे बाकी लोग भी पूरी तरह अच्छे नहीं है, कुछ ब्लैक हैं, कुछ व्हाइट हैं, कुछ ग्रे हैं, उसी तरह से उसी समाज में से डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। राइट। सो आइडियली आप डॉक्टर को पूछो, 1 से मजा नहीं आया, आप 2 को पूछो, 3 को पूछो, लेकिन अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करो, खुद भी तो जिम्मेदारी लो थोड़ी सी। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट्स तो आपके चेहरे पे हो रहे हैं, आपको ही नहीं पता करना क्या है। एक हिंदुस्तानी है जो कैमरा लेते वक्त और फोन लेते वक्त उसके स्पेक्स 25 बार पड़ेगा और सर्जरी करवाते वक्त एक बार भी नहीं सोचेगा, फिर कहेगा वो डॉक्टर जी चोर था। तो आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। डॉक्टर अच्छा हो या बुरा, आपके शरीर को के ऊपर सर्जरीज हो रही हैं, आप भी तो जिम्मेदारी लो। आप जब तक जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जब तक गैर जिम्मेदार रहेंगे, तो डॉक्टर अच्छा भी हुआ तो क्या उखाड़ लेगा। So if I talk about vegetarians versus non-vegetarians, किसकी स्किन बेटर होने के चांसेस ज्यादा है? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो दोनों ही चीज में है। मैं हमेशा ये कहता हूं, व्हाट इज योर यिन आल्सो बिकम्स योर यांग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हर एक चीज मॉडरेशन में करनी पड़ती है। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। मुझे रोज वॉक करना है और मुझे रोज भागना है ताकि मेरा हार्ट ठीक रहे, बट मैं अगर रोज मैराथन भागूंगा तो मेरे नीज साथ नहीं देंगे। सो इट इज लाइक मेंटेनिंग मॉडरेशन। नॉन वेजिटेरियन डाइट के खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वेजिटेरियन डाइट के खुद के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट ज्यादा ना खाएं। रेड मीट अगर ज्यादा खाएंगे, हार्ट पे भी फर्क पड़ेगा, स्किन पे भी फर्क पड़ेगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईटिंग द बैलेंस डाइट जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो। बट ओवरऑल नॉन वेजिटेरियंस की बेटर होती है स्किन? नॉन वेजिटेरियंस के एडवांटेजेस हैं। प्रोटीन मिलना ज्यादा आसान है। अंडे अगर आप खाते हो, आपको 1 अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 4 अंडे खा लेते हैं, 28 ग्राम 70 ग्राम में से पूरा हो चुका है। वो फीजिबिलिटी वेजिटेरियन डाइट में कम है। और अगर वेजिटेरियन डाइट में आपको वो फीजिबिलिटी चाहिए, तो आपको वो सब चीजें खानी पड़ेंगी जो नॉर्मली हिंदुस्तानी इतने रेगुलरली खाते नहीं है। जैसे कि सोया नहीं खाते हैं, या फिर ब्रोकोली इतनी ज्यादा नहीं खाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन वेजिटेरियन डाइट व्हिच कैन प्रोवाइड प्रोटीन, बट ये बहुत ज्यादा रेगुलर इंडियन डाइट, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास डाइट में नहीं होता। सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो आपको खाने को फ्यूल की तरह देखना है, अपने शरीर को वो फ्यूल कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर डाइट मैट्रिक्स। ओके। एक और तरह का इम्प्लांट है जिसके बारे में अब काफी बात होने लग गई है, विच इज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ऑब्वियसली वेस्ट से काफी ये कल्चर इधर निकल के आया है, तो मैं आपसे पहले 2 चीजें जानना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप मुझे समझा सके व्हाट इज ब्रेस्ट इम्प्लांट, एंड सेकंड थिंग, आज इंडिया की अगर हम बात करें तो फीमेल्स जो है इसको लेकर कितनी सिक्योर और इनसिक्योर फील करती है? हॉलीवुड और बॉलीवुड की अगर हम डेटा देखें, सबसे कॉमन प्रोसीजर्स हैं राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, एंड लड़कों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट। ये सबसे कॉमन है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि जब से इंसान बना है, इंसान को ये पता है कि औरतों के स्तन होते हैं, मर्दों के स्तन नहीं होते हैं। सो ऑब्वियसली दे ट्राई टू इम्प्रूव। औरतें कोशिश करती हैं कि अपनी जो कर्वेशियस फिगर है उसको ज्यादा एनहांस किया जाए। उसका मतलब क्या है? आपने अगर इम्प्लांट्स डलवा लिए तो ब्रेस्ट विल अपीयर टू बी मोर फुलर, और वो आपके वेस्ट के रेशियो के साथ ज्यादा वो कंपैरिजन में ज्यादा बड़े दिखेंगे, विच विल बी अट्रैक्टिव टू द ऑपोजिट जेंडर। राइट? ब्रेस्ट इम्प्लांट इज अ सर्जरी।
सर्जरी का मतलब है कि हम बेसिकली काटते हैं ब्रेस्ट के नीचे या कभी कभी अलग जगह से, जैसे कि अंडर आर्म से भी ये सर्जरी की जा सकती है और हम एक इम्प्लांट डालते हैं। पहले के जो इम्प्लांट्स थे वो तो एक्चुअली हार्मफुल थे, सिलिकॉन और ऐसे मटेरियल के बनते थे जिससे ब्रेस्ट कैंसर भी होता था। आजकल के इम्प्लांट्स उस तरीके से बड़े सेफ हैं, बट इम्प्लांट्स भी प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। आप बहुत पतली युवती हैं और आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स इतने बड़े कर लिए कि 44D के आपकी साइज हो गई है, ऑब्वियसली वो बैक पे प्रेशर डालने वाला है क्योंकि वो नीचे खींचने वाला है। इट्स लाइक कैरिंग वेट्स ऑन योर चेस्ट ऑल द टाइम। छाती पे अगर हमेशा वेट्स लेके चलेंगे तो देयर विल बी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट। प्लस अगर आप किसी दिन प्रेग्नेंट हो गए, आपको बेसिकली ये करना पड़ा, ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ा, उस पर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये सब चीजों को सोचते हुए वो करना चाहिए। एंड देन इन माय ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शन। ऐसे नहीं कि जैसे मतलब आई लव्ड बेवॉच लेकिन पैमेला एंडरसन की तरह हो जाए, जहां पे बेसिकली आप आए मतलब आपके शरीर का एक हिस्सा 5 मिनट पहले आए, आप 5 मिनट बाद आ रहे हैं। प्रोपोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोपोर्शन के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, और वो चीज सिर्फ ब्रेस्ट के लिए सही नहीं है, वो लिप्स के लिए भी सही है। कुछ लोग अपने लिप्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो बड़ा बनने के बाद ऐसे आर्टिफिशियल लगने लगता है कि वो डक्स की तरह लगते हैं। एटलीस्ट वो एस्थेटिकली तो प्लीजिंग लगनी चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन। आई थिंक अनुष्का शर्मा के साथ भी यही हुआ था लिप्स में। वो काफी ओपनली बात भी हुई थी उसके बारे में कि उनके जब फिलर्स हुए थे, आई थिंक दैट वेंट रॉन्ग अ लिटिल। सो यहाँ पर भी एक ये पॉइंट निकल के आता है कि किस प्रोपोर्शनेट में आपको लिप फिलर्स भी कराने हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि लोग ज्यादा फिल करा लेते हैं एंड देन इट लुक वेरी ऑड। तो क्या है कि इंसानी दिमाग ऐसा है, अगर आपकी जिंदगी में 95% अच्छी चीजें हुई और 5% खराब, आप 5% खराब को ज्यादा याद रखोगे। इंसानी ब्रेन ऐसा बना हुआ है कि वो नेगेटिव चीजें ज्यादा इस्तेमाल और याद रखता है। अगर आपने रणबीर की मूवी देखी हो, उसमें 2 चीजें कही जाती हैं कि जिसमें वो रॉकस्टार होता है कि नेगेटिव ही बिकता है। नेगेटिव इसलिए बिकता है क्योंकि ब्रेन इज कॉन्फ़िगर्ड नेगेटिव ज्यादा अंदर लेने के लिए। सो यहां पे क्या है कि लोग उस फिलर के बारे में बात करते हैं जो ऑड दिख रहा है, विदाउट थिंकिंग कि बहुत सारे ऐसे 55 और 60 साल के लोग हैं जो कह तो रहे हैं कि वो योग की वजह से यंग लग रहे हैं, तरुण लग रहे हैं, बट हमें भी पता है और उनको भी पता है कि वो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट्स अच्छा भी लगवा सकते हैं, ट्रीटमेंट्स बुरा भी लगवा सकते हैं। बंदूकें जंग नहीं जीता करती हैं, जंग जीती जाती है जिस सोल्जर को, जिस जवान को पता हो बंदूक को इस्तेमाल कैसे करना हो। आप अगर गलत हाथों में गलत चीजें दे दोगे तो ऐसे सब चीजें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से जब लिप में फिलर्स ज्यादा हो, वो रिवर्सिबल होती हैं। फिलर्स आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। आपने इंजेक्ट किया कुछ फिलर्स, वो मटेरियल को निकालने के लिए आपने और एक इंजेक्शन दी और वो फिलर्स निकल सकते हैं। तो अगर कुछ लोगों की लिप्स बड़ी लग रही हैं और वो उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, मोस्ट लाइकली इट इज नॉट जस्ट फिलर्स, इट इज प्रोबेबली एन इम्प्लांट। इम्प्लांट्स फिक्स डिवाइसेस होती हैं जो लिप्स में डाली जाती हैं काट के। मतलब आपने एक टिकट ली मार्स तक जाने के लिए, अब पसंद नहीं आया तो आपको और एक टिकट और एक सर्जरी करवानी है वापस आने के लिए। दैट माइट बी द रीजन व्हाई पीपल डोंट वांट टू चेंज दिस। वरना इतना फीडबैक उन्हें मिल रहा है, वो फिर क्यों नहीं चेंज करवा रहे हैं? इट मे बी दैट इट इज नॉट अ फिलर, इट इज एन इम्प्लांट। सर, हमने ब्यूटीफाई होने की तो बातें कर ली। इफ आई टॉक अबाउट the real medical conditions, if I talk about acid attack survivors, if I talk about people who are suffering from some illness and then उनकी body में थोड़े से changes आ जाते हैं, fractures होते हैं, so क्या आपकी जो surgeries हैं, आपकी जो practices है, वो वहाँ पर भी help करती है? बिल्कुल help करती हैं। In fact, ज़्यादातर लोग जो cosmetic surgery कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की होती है। तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से, और उसमें हमने कैंसर और फ्रैक्चर की सर्जरीज ही की। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि मेरे करियर का सबसे दुखद दिन कौन सा था, वो जनरली वैसा दिन होता है जहां पे आइदर एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं या उनकी सर्जरीज होती हैं। एसिड हिंदुस्तान में बड़े आराम से मिल जाता है, और जब एसिड मिलता है तो वो चेहरों पे फेंका जाता है, और एसिड जब चेहरों पे फेंका जाता है तो चेहरा पूरी तरह पिघल जाता है, इंक्लूडिंग आपकी हड्डियां पिघल जाती हैं। उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में जो दिक्कतें आती हैं वो तो इन सब कॉस्मेटिक सर्जरीज में आती ही नहीं है।
जब आप फ्रैक्चर हो आपको और चेहरा टूट गया हो क्योंकि गाड़ी की एक्सीडेंट हुई हो, या फिर अगर चेहरे में कोई कैंसर हो जिसको काट के फेंकने की आवश्यकता हो ताकि हड्डी ही चली गई और मुंह पूरी तरह टेढ़ा हो गया हो, उन सब में भी तो सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। राइट। आज की तारीख में ये समझना जरूरी है, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो स्किन की सूचरिंग जो थी वो सबसे जूनियर मोस्ट को दिया जाता था कि स्किन में सूचर मार दे भाई, सर्जरी हो गई है, मैं तो जा रहा हूं, कंसल्टेंट या सीनियर कोई जा रहा है। राइट। बट स्किन में जो स्कार है वही तो पेशेंट देखेगा। पेशेंट तो वो देखेगा ही नहीं जो अंदर किया हुआ है। उसने देखा नहीं कि आपने क्या बाईपास सर्जरी की हुई है, बट उसने जो आपने जो स्कार छोड़ा वो उसको हर रोज ये याद दिलाएगा कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई है। अगर मेरे बाल गिरते हैं और वो किसी प्रॉब्लम से गिरते हैं या कैंसर से गिरते हैं, कैंसर तो शायद चला जाए, लेकिन मैं जब भी अपने आप को दर्पण में देखूं, मेरे मस्तिष्क या मेरे सर पे जो बाल नहीं है वो मुझे याद दिलाएंगे कि मुझे कैंसर कभी हुआ था। तो ट्रीटमेंट हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए। सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, हर किसी के दिमाग पे, कॉन्फिडेंस पे असर करता है हम कैसे दिखते हैं। राइट। एंड इन दैट सेंस एवरी सर्जरी इज एन एस्थेटिक सर्जरी। चाहे वो पेट पे हो, चाहे वो चेहरे पे हो, हर स्कार दिखेगा, हर स्कार एक हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, और उसको ठीक से हील करवाना इज इंपॉर्टेंट मेंटल रिहैबिलिटेशन के लिए। ट्रू। कोई ऐसी स्टोरी है एसिड अटैक सर्वाइवर की जिसको आपने ट्रीट किया हो और आप शेयर करना चाहते हो? एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हमारे फाउंडेशन जो है, देवव्रत और फाउंडेशन, हम एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे 2% ऑफ व्हाटएवर वी अर्न हमारे फॉर प्रॉफिट में वो उस फाउंडेशन को डोनेट हो जाता है। एंड वी ट्रीट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। हम विमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं और एसिड अटैक्स एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट के एकदम सेंटर में है। अगर आप सोचो, एसिड अटैक्स मेरे हिसाब से पेट्रियार्की का सबूत है। बेसिकली ज्यादातर जो एसिड अटैक्स होती है हिंदुस्तान में, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती हैं क्योंकि देयर आर पीपल हु थिंक कि, मतलब उनकी सोच इतनी घटिया होती है कि मुझे ये लड़की मिली नहीं, इसने मेरा सुना नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो इसलिए मैं एसिड फेंकूं आपके चेहरे पे, आपको देखने लायक ना छोड़ू। सो इस तरह की जो चीज है, मेरे हिसाब से तो इट इज वर्स देन मर्डर। राइट। आपने मर्डर कर दिया, वो तो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन ये लड़की ना वो रो पाएगी क्योंकि एसिड अटैक विल ऑल्सो डैमेज द सेल्स ऑफ द आई। वो रो भी नहीं सकती, ना आंख बंद हो रही है, नजर चली गई है, खा नहीं पा रही है, एंड फेस पूरी तरह जल गया है। उसको हर रोज अपने आप को सुबह उठ के अपने आप को देखना है। ये तो इस तरह की पनिशमेंट तो फिर और क्या हो सकता है ना जिंदगी में। सो एसिड पे चीज ये है कि वो नीचे के ब्लड वेसल्स को भी जला देता है, और क्योंकि वो नीचे के ब्लड वेसल्स को पूरी तरह जला देता है, आप अगर स्किन ग्राफ्ट भी करोगे, खून का प्रभाव कहां से मिलेगा उसको? सो ये सब सर्जरीज और ये सब प्रॉब्लम्स सबसे डिफिकल्ट होती हैं और सबसे चैलेंजिंग होती है किसी भी सर्जन के लिए ट्रीट करने के लिए। एंड कितना % इसमें रिकवर हो जाता है? देखो कैसा है, सबसे बढ़िया प्लास्टिक सर्जन तो भगवान ने बना के जैसे भेजा हुआ है वैसे अगर रह जाओ तो सबसे बेस्ट है। एक बार वो कट जाए, अगर छोटी सी हाथ पे मेरे जो स्कार है, वो स्कार भी पूरी तरह वो जा नहीं सकता, एक बार वो बन गया तो हम लोग तो सिर्फ 80% तक नॉर्मल लोगों को ठीक कर सकते हैं, और अगर एसिड अटैक हो तो शायद 15-20% ही ठीक कर सकते हैं। राइट। सो इट इज नॉट एज इफ एक बियॉन्ड लेवल अगर डैमेज पहुंच जाए इनिशियल टिश्यू को, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एसिड अटैक उस चीज में आता है, हमारी ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होती है, हमें भी पता है कि एसिड के पहले का जो चेहरा था वो तो नहीं मिल सकता, वो नहीं आ सकता, वो दिन निकल गए। अब बात है कि इसको कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है जिससे वो नॉर्मल अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके, उतना ही कर सकते हैं हम। राइट सर। एक और चीज मुझे बताइए आप कि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि लेडीज जो है वो मेकअप बहुत यूज करती है, बहुत ज्यादा भी करती है। आजकल मेल्स भी करते हैं। यस, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। कुछ लोग लिमिट में करते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम कर देते हैं। सो क्या मेकअप भी स्किन को बहुत लेवल तक हार्म करता है? मेकअप आपको सही इस्तेमाल करना है। मेकअप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको धोके सोइए। मेकअप जब आप इस्तेमाल कर रहे हो अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके स्किन के साथ वो कंप्लीटली टच में रहेगा। सो अच्छे ब्रांड्स, अच्छी क्वालिटी की मेकअप यूज करिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि मेकअप जो आप यूज कर रहे हो वो पदार्थ ही ऐसे बने हो कि आपके लिए हानिकारक हो। तो फिर से नजदीकी फायदे के लिए दूर का नुकसान मत करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप मेकअप यूज भी कर रही हैं,
एस्थेटिकली यूज करिए, रात को धो के सोइए, ताकि स्किन जब रात को आप सोएं पूरी तरह ब्रीथ कर सके। राइट सर, हमने स्किन के बारे में बात करी। स्किन जितना कॉन्फिडेंस देती है उतना ही कॉन्फिडेंस जो है वो आपके बाल भी देते हैं, शायद ज्यादा। सो आई वांट टू क्विकली टॉक अबाउट हेयर, क्योंकि आप हेयर में भी यू डू ट्रीटमेंट्स, स्पेशलाइज भी है। सो पहले तो आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे हमारा हेयर लॉस जो है वो सबसे ज्यादा किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है? तो हेयर लॉस अगर आप देखें, सबसे कॉमन जो कॉजेज हैं वो है अनुवांशिक, मतलब जेनेटिक, और हार्मोनल कॉजेज। और अनुवांशिक या हार्मोनल हो वो जिंदगी भर चलने वाले कॉजेज हैं। राइट। ना आपकी हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, ना आपकी जेनेटिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज। उसके ऊपर आता है स्ट्रेस, या फिर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक से खाना नहीं खाना, सिगरेट स्मोकिंग एटसेट्रा। बट इन जनरल सबसे कॉमन तो है जेनेटिक। तो जेनेटिक का प्रॉब्लम यह है, आपके फादर के बाल नहीं थे तो उन्होंने आपको वो वरदान दिया हुआ है कि आपके भी बाल नहीं रहेंगे। सो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक करके बाल गिरने ही है। अगर एक बाल भी आज के दिन में ज्यादा गिरता है, जितने उगे उससे ज्यादा गिर गया, धीरे धीरे आपके सर के ऊपर से बाल जा रहे हैं। पहले गैप्स दिखेंगे, फिर अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह सर खाली हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। हेयर लॉस क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब है वो डायबिटीज की तरह है। अगर डायबिटीज आपको हो, क्या आप दवाई छोड़ सकते हैं? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको दवाई रेगुलरली लेनी है। हेयर लॉस भी सिमिलर है। अगर आप ट्रीटमेंट करवाओगे और रेगुलरली दवाइयां वगैरह लोगे तो हो सकता है 80 साल में भी आपके बाल बच जाएं। लेकिन अगर आप नहीं लोगे, एडहॉक ट्रीटमेंट कभी कभी कर लोगे, जब मन में आया तब किया, जब मन में ना हो नहीं किया, तो बाल नहीं टिकने वाले हैं। राइट। आज रीजनरेटिव मेडिसिन का दौर है, जिसका मतलब है कि आप ऐसे ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें मर गए जो बाल और जो मरने वाले हों उसको रिवाइव किया जा सकता है। Okay. लेकिन ज्यादातर ये सब ट्रीटमेंट्स डॉक्टर के क्लिनिक में होते हैं, ओटीसी नहीं होते हैं। तो अगर नारियल तेल बहुत ज्यादा अच्छा काम करता, लुब्रिकेशन के हिसाब से हाँ, नरिशमेंट और थोड़ा सा लुब्रिकेशन बढ़ाने के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ हेयर इंप्रूव करने की तरफ से हाँ, लेकिन क्या वो अनुवांशिक जो बाल गिरने की जो बीमारी है उसमें काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और आज का नारियल तेल या ओटीसी प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो नारियल तेल भी कहाँ ओरिजिनल आ रहा है? उसमें आप आंवला, नमक और ना जाने क्या क्या डाल रहे हो। आपने तो उसको सब्जी बना दी है और सब्जी आप बालों पे लगा रहे हो इस होप में कि आपके बाल बच जाएंगे। बट ये बीमारी है, और ये बीमारी को अगर आपको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इफ आई टॉक अबाउट हेयर लॉस, डू यू थिंक कि हम सही से अपने हेयर की प्रॉपर केयर भी नहीं करते? जाते हैं शावर के नीचे, शैम्पू कोई भी मिला उसको लगा लिया, साबुन कोई भी मिला उससे बाल घिस लिए। क्या ये भी रीजंस है जिसकी वजह से हेयर फॉल और हो रहा है, जिनको जेनेटिक नहीं है उनको? ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ रहा है, एनवायरनमेंट से फर्क पड़ रहा है। तो जैसे कि लोग आके पूछते हैं कि मेरा बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, उसकी वजह से जा रहा है क्या? तो मैं उनको कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाले लोगों में शायद शाहरुख खान जी होंगे। राइट। बट उनके बाल तो गिरे नहीं, लंबे लंबे बाल है, लंबे लंबे अच्छे अच्छे घने घने बाल हैं 60 साल की उम्र में भी। तो अगर बाल गिरते सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, किसी अनुवांशिक कारण से नहीं, तो उनके भी बाल गिरने चाहिए थे। फिर लोग उठ के कहते हैं मैं जी बैंगलोर में रहता हूं, या फिर मैं जी यहाँ फलाना यहाँ पे रहता हूं, पानी बहुत खराब है, हार्ड वाटर है, उससे बाल गिर रहे हैं। तो मैंने कहा बैंगलोर में बाल गिर रहे हैं, सब टकले हो गए क्या? अगर सब टकले नहीं हुए तो मुझे समझाइए कि सब क्यों नहीं टकले हो रहे हैं। सो एनवायरनमेंट एक रोल तो प्ले करती है, ये बात सच है। बट क्या एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? मे बी नॉट। आप रास्ते पे देखते हैं, गरीब आदमी को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, रास्ते पे बैठा हुआ है, उसने कभी शैम्पू जिंदगी में नहीं लगाया होगा अपने सर पे, लेकिन उसके घने घने बाल हैं। और आप किसी सोसाइटी में जाते हो, इन द रिच एंड द फेमस, बॉलीवुड में तो हर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट है, लेकिन फिर भी वो अपने बाल को नहीं बचा पा रहे हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? द कॉज इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डिटर्मिन्स द कॉस्ट। अनुवांशिक कारण होते हैं। आप जिम गए, मैं जिम गया, दोनों के सेम ट्रेनर लगाए, दोनों ने सेम खाना खाया, जरूरी नहीं है डोले दोनों के सेम बने। So this is a genetic cause. It has to be understood. टेबल उस क्वालिटी की बनती है जिस क्वालिटी का लकड़ा हो। So लकड़े में अगर प्रॉब्लम है और हेयर आपकी वीकनेस है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मुझे पता है हेयर मेरी वीकनेस है। मेरे फैमिली में 25 साल की उम्र के बाद देयर आर नो मेल मेंबर्स हु हैव हेयर।
मैं कहता ही हूं हम फुटबॉलों की फैमिली है, राइट? अगर मुझे बाल बचाने हैं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है ट्रीटमेंट लेने का। 25 साल से इसीलिए तो ट्रीटमेंट ले रहा हूं, हर रोज लोशन लगाऊं, टैबलेट खाऊं, किसको पसंद है? बट मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, आइदर मैं लोशन लगाऊं और टैबलेट खाऊं ताकि मेरे बाल बच जाएं, या फिर मैं लोशन नहीं लगाऊं और मैं टैबलेट नहीं खाऊं एंड आई शुड बी ओके देन, कि मैं गंजा हो जाऊंगा एंड दैट शुड बी फाइन। सर मैं अब आपसे दो चीजें पूछूंगा, मेल और फीमेल में। मेल्स में पूछूंगा मैं हेयर वैक्स और हेयर जेल्स, क्या ये भी डैमेज कर रहे हैं हेयर ग्रोथ को और हेयर फॉल हो रहा है इनकी वजह से? ऑफ कोर्स, हेयर वैक्स, हेयर जेल, जो भी चीज आप करो वो चीजें वीकन करती हैं बालों को। सो अल्टीमेटली जो भी आप करवाओ, हीट आयरन्स लगवाओ, हेयर स्ट्रेटनिंग करवाओ, केमिकल्स लगवाओ, ऑब्वियसली हेयर वीकन हो रही है ना। Obviously hair is getting weak. You're bleaching your hair, you're damaging your hair, you're tying your hair into all these stupid sort of styles and all of that. Imagine अगर आप अपने हाथ को इस तरह से बांध के रख दोगे पूरे दिन के बाद, बेचारे की क्या हालत होगी। आप बालों को बांधते वक्त ये नहीं सोचते हो कि you should go ahead and protect your hair or take care of the way the hair is. So obviously these treatments damage your hair, and especially अगर आपकी हेयर वीकनेस है और थिन हो रही है, हम कहते हैं भाई ये सब जितने एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल कर सको बेटर इट इज। द लेसर यू यूज जेल, द लेसर यू यूज वैक्स एंड द लेसर यू यूज एनी अदर ट्रीटमेंट, द बेटर इट विल बी। आई थिंक आपने मेरे सेकंड क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, बट स्टिल आई विल आस्क यू अबाउट हेयर स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स। भी बड़ा ट्रेंड है ना, ये नए नए हेयर ड्रायर्स आ जाते हैं एंड देन यू नो फीमेल्स बहुत यूज करती है। सो हेयर ड्रायर्स को कितना यूजुअली यूज करना चाहिए, पहला तो क्वेश्चन ये है, और किस तरह से ये डैमेज कर रहे हैं इसको? हेयर ड्रायर आप इस्तेमाल करो बट मॉडरेशन में इस्तेमाल करो। हेयर ड्रायर जब आप इस्तेमाल करो, आप बहुत ज्यादा गर्म मत करो। ट्राई एंड यूज द जो ठंडे वाले हवा का जो फंक्शन होता है वो इस्तेमाल आप कर लो। दूर से इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि बालों में लगा दिया आपने। लोग यहाँ से रख के एंड देन, हाँ, सो दूर से इस्तेमाल करो ताकि वो गैप दे, इतना डैमेज ना करे, राइट? आप डायरेक्टली हीट बालों पे मत लगाओ, जैसे कि कर्लिंग आयरन्स होती हैं, दोज आर वेरी हार्मफुल क्योंकि वो डायरेक्टली हीट बालों में लग रही है मोर देन द हॉट एयर विच इज कमिंग फ्रॉम अ हेयर ड्रायर। आपकी जेनेटिक्स अगर आपके बालों को वीक बना रही है, आपका कर्तव्य है आप बालों का ध्यान रखो, नहीं तो बाल नहीं रहेंगे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, और आपको फिर गंजे रहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। राइट सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स, पीआरपी एंड हेयर ट्रांसप्लांट। सो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सके कि पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, कौन सा अर्ली स्टेज में हमको लेना चाहिए एंड कैसे ये दोनों अलग है? सो पीआरपी कम्स इनटू मेडिकल थेरेपी। पीआरपी और बाकी सब जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स है, चाहे वो QR678 हो, चाहे वो एक्सोसोम्स हो, ये तरह की ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली बालों में लगाई जाती हैं टू इंप्रूव हेयर हेल्थ एंड टू कॉज हेयर ग्रोथ, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बेसिकली पीआरपी में क्या होता है, आप खुद के खून से आप बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हो और आप सर में इंजेक्ट करते हो। द रिमेनिंग ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर। मतलब बेसिक फंडा ये है कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं इनमें, QR678 एक्सोसोम्स हो इन सब में, जिससे आप बेसिकली बालों को आप इंप्रूव कर सकते हो। डेड और डाइंग हेयर और हेयर लॉस को आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, राइट? हेयर ट्रांसप्लांट अलग है, इट्स अ सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि बेसिकली दो ये कर लेते हैं, सामने पार्ट जो बाल हैं वो पहले गिरना शुरू होते हैं, इसको कश्मीर बोल देते हैं और इसको कन्याकुमारी बोल देते हैं, राइट? सो कश्मीर में बाल गिर गए, यहाँ पे सब एकदम खाली हो के आपका कपाल जो है, आपकी फोरहेड यहां तक आ गई। अब आपको कश्मीर को कवर करना है, तो आप क्या करोगे? कन्याकुमारी में सर के पीछे जो बाल हैं वहां पे बेसिकली DHT रिसेप्टर्स नहीं होते इन बालों में, तो ये गिरते नहीं है। तो आप कितने भी गंजे आदमी में देखो, सब गिर गया है लेकिन पीछे इतना सा बाल रह गया है। तो ये डोनर हेयर का काम करती है। कन्याकुमारी से आपने जी पेड़ निकाले, जो पेड़ आपने कन्याकुमारी से निकाले वो कन्याकुमारी में फिर उगेंगे नहीं, तो आपने विथ रूट निकाले और आपने यहां पे प्लांट कर दिया कश्मीर में, ताकि वो गैप भर जाए और इस पर्टिकुलर एरिया में फिर से बाल आ जाए। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द बॉल्ड एरियाज। ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम क्या है? पीछे लिमिटेड बाल हैं, इतने बाल तो है ही नहीं। तो अगर आपने बाल निकाल लिए,
पूरे सर के तो आप रिप्लेस कैसे करोगे? राइट। अगर 60,000 बाल गिर गए सर के, आपने यहाँ पे 5-6 हजार आप निकाल सकते हो, आप डाल सकते हो, सो यू आर एबल टू पुट दैट बैक। बट इफ इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग, जैसे कि हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होती है, आज के गैप्स आपने भर दिए, कल नए गैप्स आएंगे, तो फिर आप कितनी बार आप सर्जरी करवा लोगे? ये है ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है, डोनर हेयर तो कहीं से चाहिए। डोनर हेयर ही अगर सही नहीं है और पीछे के बाल आपने पूरे निकाल लिए हैं, तो फिर यहां पे भी गैप बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप कैसे करोगे? दैट इज द प्रॉब्लम। तो कुछ कुछ लोग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं कि यहां से बाल ले लिए या फिर प्यूबिक एरिया से बाल ले लिए फिर लगा दिए, बट एस्थेटिक्स भी कोई चीज होती है जनाब। सामने से इंडियन लगे, पीछे जाके अफ्रीकन लगे, वो दिखने में कैसे ही अच्छा लगेगा। सो कहीं हर जगह की बाल की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर अलग है। दाढ़ी के बाल आप यहां लगा रहे हो, प्यूबिक हेयर आप यहां लगा रहे हो, आप अगर हर कुछ के बाल यहां पे लगाने वाले हो तो फिर सबकी कंसिस्टेंसी में अलग है और सब दिखने में एक जैसा नहीं लगेगा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसप्लांट के। सो राइट वे क्या है अगर किसी को अपना दे वांट टू गेट देयर हेयर्स बैक, सो व्हाट इज द राइट वे? क्या उनको करना है? द राइट वे इज टू एक्ट अर्ली। सो सपोज रोहन को ऐसे लगता है कि मेरे बाल थोड़े से थिन हो रहे हैं और मुझे वो बाल थिन नहीं करवाने हैं, दिस इज द लास्ट राइट स्टेज टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। बिकॉज आप अगर जल्दी शुरू करवाओगे, आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20 साल अगर हमने और कटवा लिया ट्रीटमेंट करके, हो सकता है आप सोचो कि नहीं, मुझे अभी बालों की जरूरत ही नहीं है। अगर बाल गिरते हैं तो और ज्यादा बढ़ती है कंडीशन, तो हेयर ट्रांसप्लांट तब करवाओ जब जरूरत हो। ऐसे नहीं कि जैसे ही वो अपने क्लिनिक में आए आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया। At this stage, even regenerative therapy would work. Treatments like PRP, QR678, ये सब treatments भी काम करेंगी. So the point is treat it early, treat it regularly, and that will be the way to make sure कि बाल रह जाए सर के ऊपर। आपने सही एग्जांपल दिया। रोहन को अगर लगे क्यों? क्योंकि रोहन को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा जरूरत लग रही है। वैसे मुझे भी लगा, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, बट नहीं सर प्लीज आप बोल सकते हो। बट बेसिकली फ्रंटल हेयरलाइन थोड़ी सी रिसीड हो रही है। खुल के बोलो सर, थोड़े से ज्यादा हो रही है, बोल सकते हो आप। मुझे ऐसा कोई शर्म नहीं है इस चीज में। नहीं, वो हमें हक नहीं है वो सब कहने का, बट अगर कुछ करना है, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज दिस शुड बी द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग। हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम क्या है कि वो इनिशियली तो उसने बेसन और नारियल का तेल और प्याज लगाना शुरू किया। जब बाल पूरी तरह चले गए तो गए डॉक्टर साहब के पास, जी डॉक्टर साहब अभी ठीक कर दीजिए, मैंने तो इतना कुछ ट्राई कर लिया, बिल्कुल बाल नहीं है, अभी कुछ तो कर दो। और फिर बोले कि डॉक्टर साहब इतने ज्यादा मतलब मर्डरर टाइप के हैं, उन्होंने 2,000 रुपए चार्ज कर लिया, अभी भी उन्होंने उगाए नहीं बाल। अरे भाई तब आ जाते ना जब डॉक्टर कुछ कर सकता था। सर आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिएगा QR678। मैं थोड़ा अपना ये लाइंस जो है उनको ठीक कराता हूँ। सर मेल्स में दाढ़ी और मूंछ अगर बात करें, इनके लिए भी कोई सर्जरीज होती है टू क्योंकि बहुत पैची हेयर्स आते हैं, कई बार अनइवन हेयर्स आते हैं, सो इनके लिए भी देयर आर सर्जरीज? हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं हम। सो बेसिकली जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, जिससे बाल आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर में डालते हो, वो कहीं और भी डाल सकते हो, आप राजस्थान में भी डाल सकते हो। सो वही वाले बाल आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, जिससे आप पूरी हेयर लाइन क्रिएट कर सकते हो, बियर्ड पूरी तरह आ सके उस तरह आप बना सकते हो। सो जहां जहां पैचीनेस है, जहां जहां बाल नहीं हो, उसमें ट्रांसप्लांट करके एक्चुअल हेयर डाले जाते हैं ताकि वो ग्रो बैक कर सके। सो जो लोग जिनको प्रॉपरली बियर्ड नहीं आती है, बहुत पैचेस में यहाँ आती है, इधर नहीं आती है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो बियर्ड ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं नॉन सर्जिकली उसको उगा दो, QR678 वगैरह के जैसे कर दो, जिससे वो बाल उगने लग जाए। और उसके बाद अगर वो नहीं होता, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है, ऑब्वियसली चारा तो वही काम करेगी जहां पे कुछ जड़ होंगे। जड़ ही अगर नहीं है तो आप जड़ ट्रांसप्लांट करके आप लगा सकते हो, जिससे चीजें आगे बढ़ सके। नाइस। सो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मेल्स में प्रॉब्लमैटिक होता है, जो उनके कॉन्फिडेंस को काफी कम करता है कि यार मेरी दाढ़ी हल्की आ रही है, मैं 30 साल का हो गया, दाढ़ी नहीं आई, मूछ नहीं आई, मुझे वो मैनली फील नहीं मिल रहा है। सो उनके लिए भी अभी ऑप्शन है कि वो ये चीजें भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। और आज तो अगर आप हमारे आइकॉन्स को देखें, जो भी हमारे आइकॉन्स हैं, सभी की दाढ़ी है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, सभी की दाढ़ियां हैं। और दाढ़ी रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मेल्स की एज नहीं दिखती है, क्योंकि आपकी डबल चिन छुप जाती है, आपके बहुत सारे जगह चेहरे पे आपको शार्पनेस आ जाती है। राउंड फेस है लेकिन आपने शार्प दाढ़ी के एजेस बनवा लिए तो दिखने में वो शार्प लगता है। सो बहुत सारी कंटूरिंग की चीजें जो फीमेल्स को होती हैं वो मेल्स को नहीं होती हैं, क्योंकि दाढ़ी आप काफी चीज कवर कर सकते हो। राइट। अगर दाढ़ी ठीक से नहीं आए, स्पेशली न्यू मिलेनियम में, तो आप दाढ़ी उगवा सकते हो बाय नॉन सर्जिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। ग्रेट। सर क्या बोलना चाहोगे आप उन लोगों को
जिन्होंने इतने देर तक हमको सुना, बट उनको अभी भी वो एक डाउट है कि यार बातें तो सही है, बट क्या ये बॉडी के लिए सेफ है? सेफ बहुत ज़्यादा है। आज के ज़माने में ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हैं, और बेसिकली ये ट्रीटमेंट्स हर कोई कर सकता है। क्या हर किसी को करनी चाहिए वो बात अलग है, क्या आप करना चाहते हैं वो बात अलग है, बट मेडिकली आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दैट इज एक्सट्रीमली सेफ, और इसकी साइड इफेक्ट्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स ये होती हैं एक्सपेक्टेशन मिसमैच की। मतलब आपको लगा कि आप आए, आपने बोटॉक्स करवाया, अब आपकी फिल्में रणबीर कपूर की तरह चलने लगेंगी। वो आपने सही बोला, लास्ट 2 वर्ड्स थे इन द राइट हैंड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। राइट हैंड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे सर्जन बनने में 11 साल लगे, और 11 साल की सर्जरी के बाद हम सर्जरी की ट्रेनिंग के बाद हम लोग सर्जरी करते हैं। राइट। अब आप जाओ किसी और के पास, फॉर इंस्टेंस मैं किसी की ट्रीटमेंट कर रहा था। जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा था तो इन्होंने कहा, जिनकी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, ये कहती हैं कि सर मैं भी कॉस्मेटोलॉजी में हूं। मैंने कहा अरे वाह, तो आप कलीग हैं, डॉक्टर हैं, कौन सी स्पेशलिटी है? तो कहती नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने कॉस्मेटोलॉजी की कोर्स की हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, आपने कॉस्मेटोलॉजी की कोर्स की हुई है, साइंस स्टूडेंट है? नहीं जी, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूं। तो मैंने कहा ओके, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं 8वीं पास हूं। राइट? वो 8वीं पास हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कॉस्मेटोलॉजी की कोर्स कितने दिन के लिए करी हुई है? 2 दिन के लिए। राइट? 8वीं पास, 2 दिन की कोर्स, और वो ट्रीटमेंट्स करती हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करती हैं? तो मैं लेजर करती हूं, मैं हेयर रिमूवल करती हूं, मैं फेशियल्स करती हूं, मैं पील्स करती हूं, वगैरह वगैरह। तो मैं एक टाइम पे सोचने लगा कि हमारी जो डर्मेटोलॉजी कलीग्स हैं वो भी तो यही करती है। बट वो डर्मेटोलॉजी कलीग जो है 5.5 साल की MBBS, 3 साल की MD डर्मेटोलॉजी में, फिर शायद 1 आध साल की फेलोशिप। सो आइदर डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा बेवकूफ थे कि उनको 10 साल लग गया ये ट्रेनिंग लेने में, कि और या फिर ये हमारी मैडम जो है कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है कि 8वीं पास होने के बावजूद और 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बावजूद वो वही सब ट्रीटमेंट्स कर रही है जो ये लोग कर रहे हैं। सो इन द राइट हैंड्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक पूजा ब्यूटी पार्लर पे जाने से पहले, ये सब करवाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितने दिन का ये कोर्स किया है। बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही कहता हूं कि आप अगर खाना भी खा रहे हैं, आप सोच के खाना खाते हैं ना। आप रास्ते पे खड़े होके भेलपूरी खा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि वो अगर 20 रुपए की भेलपूरी दे रहा है और 200 रुपए की भेलपूरी एक होटल में मिल रही है, कुछ तो चीज होगी जो उसके पास नहीं है। तो अगर आप वो रिस्क अपने फेस पे लेना चाहो, आपको मुबारक हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम चीजें नहीं है। हाउ इज इट द सेम? सेम तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सेम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो कर कोई भी कुछ रहा हो, जैसे मैंने पहले कहा, आप भी तो जिम्मेदारी दिखाइए। आप चाहते हैं सबसे सस्ते ट्रीटमेंट्स, आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट कोई भी कर दे जहां पे मुझे वेट ना करना पड़े, फिर आप गाली देते हो सिस्टम को। सिस्टम तो आप ही बना रहे हो, तो फिर कहां से ये सही हुआ? राइट। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया और बहुत ही खूबसूरती से उसको समझाया भी। एंड काफी सारे टेक अवेज थे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे मुझे ये लगा कि वांट और नीड में आपको एक चॉइस जो है वो खुद लेनी है, एंड कितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आपको खुद डिसाइड करना है। एंड नेवर आस्क अ डॉक्टर कि क्या क्या चेंजेस करा लूं मैं अपनी बॉडी में। इट्स यू हु विल डिसाइड कि मुझे ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेट मी आस्क अ डॉक्टर कि क्या ये चीजें मैं करवाना सही रहेगा या नहीं। सो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होना चाहिए आपका। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू हैव सेड। इट इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे तो डर लगता है उन पेशेंट से जो आके कहे मैं आ गया हूं, अब आप कर दो जो करना है। मतलब रेस्टोरेंट में भी तो मेन्यू कार्ड पढ़ के आप डिसाइड करते हो। आपको क्या खाने की इच्छा है, कैसे डिसाइड करें? आप मुझे पूछना चाहो कि क्या चीजें बेटर हो सकती हैं, वो अलग है, पर आपके मन में जो आए आप कर दो का क्या मतलब होता है? मेरे मन में जो आए, जो मैंने कर दिया, तो मेरे मन की तरह रिजल्ट्स हो गए, और आपके मन को नहीं भाए तो फिर क्या करेंगे? तो ये वाली चीजें हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर एग्स इन द अप्रोप्रिएट बास्केट एंड वॉच ओवर द बास्केट। आपने अंडे जहां रखने रख दिए, फिर किसी ने पैर मार दिया, फिर आपने कहा उसने मेरे अंडे तोड़ दिए। यार कैसे चलेगा ऐसे? राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग इन। एंड द एस्थेटिक क्लिनिक्स है भी 6 शहरों में, आपके शहर में भी है, दिल्ली में भी है। तो आप प्लीज आइए एंड लेट अस टेक पार्ट इन योर केयर, एंड इफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू मेक यू इवन मोर वाइब्रेंट पर्सनैलिटी तो क्यों नहीं करें? पक्का से सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।